अस्सलामुअलैकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क की सूरत हाल हम सब के सामने है, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, ये माशरी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन है हमारे सामने है कि मुल्क बहुत स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने सोचा था जैसे काम चलेगा वैसे चल नहीं सका, और जो आए थे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम अपने केसेस हटा देंगे, अपने मर्ज़ी के अफसर लगा देंगे और फिर उसके बाद जो मर्ज़ी हो। मगर एक बात आप लोग मानेंगे कि इमरान खान कहता था कि मैं इदारे मजबूत करूँगा, तो अभी इदारे उसने 3 साल के अंदर कम से कम थोड़े बहुत इदारे इतने मजबूत कर दिए हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ को अपनी मर्ज़ी के अफसर लगाने में दिक्कत पेश आ रही है। और जिसकी एक और बड़ी एग्ज़ाम्पल ये भी है कि उन्होंने कोशिश की थी कि अपने भाई को, नवाज़ शरीफ को, जो इस मुल्क से एक झूठ बोल के इस मुल्क से गए हुए हैं, उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया जाए ताकि वो उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर दुनिया भरे जहाँ मर्जी चाहे घूमे फिरे। मगर वो भी नहीं हो सका। इसी तरह मरीम नवाज़ की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुल्क से चली जाए। ईसीएल से तो नाम चला गया, मगर मुल्क से बाहर उसका पासपोर्ट अभी भी अदालतों के पास मौजूद है। तो कम अज़ कम इमरान खान को थोड़ी बहुत ये क्रेडिट मिलता है कि उसने 3 साल के अंदर शऊर अवाम को ला दिया और इदारे थोड़े बहुत मजबूत कर दिए कि इदारे एकदम से इनके आगे, ताकतवर के आगे लेट नहीं जा रहे। अभी भी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मगर कम से कम थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की है इमरान खान ने। अब मेरा जो टॉपिक है वो आप लोगों को जो आसान अल्फाज के अंदर दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा, वो है श्रीलंका की सिचुएशन कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे और श्रीलंका के साथ एक ही दिन ऑलमोस्ट आगे पीछे ही ये अदम एतमाद का वोट वहाँ पे भी आया था, हमारे पास भी आया है, मगर श्रीलंका की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। और अभी अल्लाह ना करे वो सिचुएशन हमारे पास आए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे और उस मुल्क में फ़र्क क्या है और ये चीज़ें क्यों लोग जो फ़िक्र ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमारी तरफ ना आ जाए, उसका कितना हकीकत के साथ उसका कितना ताल्लुक है। अब श्रीलंका के साथ दो चीज़ें हुई हैं। एक, नंबर वन, वो मुल्क बैंकरप्ट हो गया। दूसरा, जो ये बैंकरप्ट करने वाले लोग थे ये कौन थे? ये एक ही ख़ानदान है जिसमें एक ही ख़ानदान का कहीं पे चचा कहीं लगा हुआ है, भतीजा कहीं लगा हुआ है, बेटा कहीं लगा हुआ है, बाप कहीं लगा हुआ है। कोई प्राइम मिनिस्टर है तो कोई वज़ीर आज़म है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई किस जगह है, कोई किस जगह है। ये मेन हुकूमती जितने भी इदारे हैं वो एक ही ख़ानदान के पास चले आ रहे हैं। जब इन्होंने गलत फैसले किए, बैंकरप्ट हो गया मुल्क, बैंकरप्ट हो गया, उसकी वजह से दिवालिया निकल गया, तो चीज़ें इतनी बढ़ गई, अवाम को ना नौकरी मिल रही है, अवाम कोई चीज़ खरीद नहीं सकती क्योंकि बैंकरप्ट हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये बैंकरप्ट एक जो मुल्क होता है, ये नंबर वन होता कैसे है और इसके असरात क्या आते हैं। आसान अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊँ, एक मुल्क को आप बिल्कुल ऐसे समझे, एक जैसे घर होता है, और एक घर को चलाने के लिए आपको हर दिन पैसे नहीं मिलते, आपको महीने में तनख्वाह मिलती है, फिर आप उस घर को चलाते हैं और अगले महीने फिर अगली तनख्वाह आती है, उससे आप बचत कर सकते हैं या पिछले महीने के जो आपके खर्चे हुए थे वो पूरे कर सकते हैं। अब आप जब अपना घर चलाते हैं, आप साथ वाली दुकान किसी एक दुकानदार के साथ अपनी बात कर लेते हैं कि भाई मैं अंडे डबल रोटी हर महीने लिया करूँगा, और महीने के आखिर में तुम मुझे अपना हिसाब दे दिया करना और मैं वो तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा, और इस तरह फिर अगले महीने हम दोबारा शुरू कर देंगे। दुकानदार भी खुश होता है, और दरमियान में आपकी ये बात हो जाती है, अगर मैं दुकानदार कहता है कि अगर मैं तो तुम्हें माल दे दूंगा, दूध अंडे डबल रोटी ले जाया करोगे, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम क्या करोगे? तो फिर उसके अंदर वो ये कह सकता है, जो घर वाला होता है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी महंगी घड़ी दे सकता हूँ, गाड़ी दे सकता हूँ, मैं ये बेच बेच के तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस तरह की बात की जाती है। होता वैसे होता तो नहीं है, मगर लोग कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि दुकानदार ने तो अपना माल दे दिया आपको, आपने इस्तेमाल भी कर लिया, अब उसको पैसे चाहिए, तो वो उसके बदले आप उसके साथ इस किस्म की डील कर सकते हैं। अब श्रीलंका के साथ क्या हुआ कि श्रीलंका ने अपनी चीज़ें काफ़ी कम ही वो ग्रो करते हैं, वो इम्पोर्ट करते हैं, और उनकी इकॉनमी काफ़ी स्लो है, पाकिस्तान की तरह चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, जिस तरह हम भी ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। जो इमरान खान ने पिछले अपने 3 साल हुकूमत के अंदर बहुत कंट्रोल किया था, तो उसके अंदर अब ये होता है कि आप अपनी चीज़ें जो है इम्पोर्ट जब करते हैं वो आप डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। जब आपके मुल्क के अंदर डॉलर ही इतना महंगा हो जाए तो आपने तो डॉलर में पेमेंट करनी है। अब डॉलर आपने किधर से लाना है? आप डॉलर किसी मुल्क अगर आपने ख़रीदने हैं, ओपन मार्केट से लेने हैं, तो आपने देने हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, डॉलर ख़रीद के दूसरे बंदों को डॉलर में आप पेमेंट करेंगे। अब पाकिस्तानी रुपीज़ किधर से आएगा? वो हुकूमत टैक्स लगाती है।
टैक्स की सूरत में अवाम से लेती है और फिर उसको डॉलर में चेंज करके पेमेंट करती है उसकी। अभी आप ज़रा खुद सोचें, जब डॉलर 100 रुपए का होता था तो आप अवाम को, हुकूमत अवाम पे एक 100 रुपए का टैक्स लगाती थी, डॉलर रिकवर करके डॉलर में चेंज करके उसको पे ऑफ कर दिया करती थी। डॉलर जैसे बढ़ता गया और अब अगर ये 200 रुपए पे चला गया डॉलर, जो मेरे ख्याल में जाने वाला है, तो फिर क्या होगा कि आप जो आप पेमेंट करेंगे वो आप डबल, अवाम डबल टैक्स दे रही है उसके ऊपर। पहले 100 रुपए देती है, अब 200 देगी, क्योंकि डॉलर में आपने पेमेंट करनी है। तो इसीलिए जो इमरान खान जिस भी चीज़ पे बहुत जोर दे रहे थे वो था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके मुतालिक मैंने पूरा एक वीलॉग कर चुका हूँ। छोटे अल्फाज, आसान अल्फाज में आपको समझूंगा। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है कि आप पहले गाड़ी अपनी, जिस तरह गाड़ियों के बारे, चंगान गाड़ी जिस तरह भी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी है, वो पहले गाड़ी पाकिस्तान आई, यहाँ पे बनना शुरू हुई, और बनने के बाद चाइना से पहले से डील हो गई थी कि हम कुछ अरसे बाद हम आपसे इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद नई, जिस तरह कुछ और ममालिक, अफ्रीकन ममालिक हो गए, कोई और ममालिक हो गए, हम वहाँ पे एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे, आप ही की गाड़ी चाइना के बजाय पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो टैक्स आवाम के ऊपर कम बोझ पड़ता है, और जो आप जब एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, आप दूसरे मुल्क से कमाना शुरू कर देते हैं, डॉलर में कमाना शुरू कर लेते हैं, इंस्टेड के रुपीज़ में आप चेंज करके दें। तो ये देखें, इससे बोझ कम पड़ता है आवाम के ऊपर। अब श्रीलंका का मसला ये था कि श्रीलंका की जो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए थे वो सीरियस नहीं थे, वो बस एक ही ख़ानदान चली आ रहा है, वही जिस तरह मैंने जिक्र किया कि चाचा, मामा, ताया, पुप्पा, बाप, बेटा, इसी के अंदर हुकूमत चल रही थी, उनको कोई पूछ वाला नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने वक्त में नोटिस नहीं लिया, और उसकी ये हालत हो गई कि बैंकरप्ट हो गया मुल्क, और आवाम जो है वो सड़कों पे निकल आई, क्योंकि रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, चीज़ें दस्तियाब नहीं है। मगर ऐन मौके पे वहाँ पे कम अज़ कम फ़ौज के साथ आवाम के ताल्लुकात अच्छे थे, फ़ौज ने टेक ओवर किया, तो चीज़ें थोड़ी बहुत, अभी भी नॉर्मल नहीं है, मगर थोड़ी बहुत ईज़ हुई हैं। देखिए, ज़्यादातर मुल्कों के अंदर आवाम का फ़ौज से एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, और यही हमारे पास भी है। मगर हमारी फ़ौज को इस चीज़ पे ज़रा गौर करना पड़ेगा कि ये मोहब्बत जो है हमारी उनके साथ, दिल लगन जो है, ये हमारी फ़ौज के से तो है, मगर कुछ सरबराहान की वजह से ये हमारी उनके साथ तलख़ी पैदा हो रही है। ये फ़ौज को भी खुद देखना होगा, कि खुद ही इंटरनल उनको ऑडिट करना होगा कि ये क्यों हो रहा है। अब मैं अगर पाकिस्तानी हुकूमत की बात करूँ, तो मुफ्ता इस्माइल मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ये बहुत नॉन सीरियस किस्म के इंसान है, और जो वो इंसान, वो फैसले ही क्या कर सकता है जिसको डिक्टेशन बाहर मुल्क से, लंदन से दी जाए इसाक डार के थ्रू, तो वो खुद उनमें फैसला करने की ताकत भी नहीं है, और वो जिम्मा उनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये नहीं, ये डील नहीं, ये इस बहरान से ये हुकूमत नहीं निकाल सकते, स्पेशली मुफ्ता इस्माइल तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हाँ, इसाक डार एक अक्लमंद इंसान है, वो शायद कुछ ना कुछ कर सके, मगर सबसे बड़ी जो मसला अब आ रहा है वो ये है कि कोई भी मुल्क हमारे ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर एतबार करने को रेडी नहीं है। वो हमने हाल देख लिया, सऊदी अरब हो जाए, मिडल ईस्ट हो जाए, चाइना इवन हमसे नाराज़ है, वो भी हमसे राज़ी नहीं है। अभी देखें, हमारे पास जो 10 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है, 10 अरब डॉलर जो पड़ा हुआ है, इसमें से 7 अरब तो चाइना के हैं और 3 अरब सऊदी अरब के हैं। बाकी जो पीछे रह गया, वो जिस स्पीड से ये इन्होंने ख़जाना खाली करना शुरू कर दिया है, इमरान खान 22 अरब डॉलर छोड़ गए थे, जिसमें से 10 अरब ये गैर मुल्की जो चाइना और सऊदी अरब के हैं, 4 अरब डॉलर ये हुकूमत अभी तक अपने अखराजात में लगा चुकी है, पीछे रह गया 8 अरब डॉलर जो ज़ाती पाकिस्तानी हुकूमत के अपने मौजूद है ख़जाने में। अब अगर कोई मुझे ये कहता है कि 8 अरब डॉलर बहुत रकम है, हाँ, एक इंसान के लिए काफ़ी है, एक ख़ानदान के लिए काफ़ी है, कई लोगों के लिए काफ़ी है, मगर एक मुल्क चलाने के लिए 8 अरब डॉलर कोई रकम नहीं है, बहुत कम रकम है। देखें, 4 अरब डॉलर तो इन्होंने एक महीने के अंदर उड़ा दिए हैं। 4 बैन अवी दौरे कर चुका है ये शहबाज शरीफ, आते ही इसने कैंप ऑफिस खोल दिए। ये सब खर्चा हुकूमत उठाती है, तो ये इनको ये शाही खर्च कम करने पड़ेंगे, कम क्या, बिल्कुल ख़त्म करने पड़ेंगे। इमरान खान ने अपना एक भी कैंप ऑफिस नहीं खोला हुआ था, और जब दूसरे मुल्क जाते हैं, वहाँ पे जाके जब ये पैसा मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि इन्वेस्ट करो, तो उनको क्या नहीं नज़र आता कि एक भाई इनका इतने पैसे लेके करप्शन के केसेस बने हुए हैं, चार्जेस लगे हुए हैं, ये वज़ीर आज़म खुद बेल के ऊपर सारी दुनिया फिर रहा है पैसे मांगने के लिए, और ख़ुद ही पैसों ही के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के ही अंदर ये जाने वाला है, तो वो इसको किस मुंह से पैसा देंगे, 1 रुपए भी नहीं देंगे। और इसके बाद जो इनका जानशीन है हमजा शहबाज, वो भी करप्शन के केसेस में, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में, मानी ये ख़ानदान ऊपर से नीचे तक मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है। जरदारी का भी यही हाल है, मनी लॉन्ड्रिंग, अयान अली,
तो जो देने वाले लोग हैं सऊदी अरब वगैरह हो गए, ये देखते हैं। देखें सऊदी अरब के अंदर खुद इस वक्त कट्स आई हुई हैं, खुद वो लोग अपने एहतसाब उन्होंने शुरू किया हुआ है। जो उन्होंने शाही महल के अंदर जो इतने बड़े होटल के अंदर उन्होंने जो अपने रिश्तेदारों को बंद कर दिए थे MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने, वो इसीलिए तो किया था कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थे, वो पैसा उनसे चाहिए था। वो अपने बंदों को, अपने रिश्तेदारों को पकड़ के पैसा जोड़ रहा है, ये जाके उधर से पैसा मांगता है और खुद उड़ाएगा, खुद ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसका नाम आया हुआ है, ऑलमोस्ट ओपन एंड शट केस है। तो नहीं, कोई भी इसको पैसा नहीं देगा। अब मैं इस वक्त आर्मी चीफ से ये कहूँगा कि जो वो अपनी निजी महफिल में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसरों से जिक्र उन्होंने किया था, जनरल बाजवा ने, कि जी इमरान खान एरोगेंट है, ये बात नहीं मानता, और जहाँ जहाँ से मैं इसको पैसे दिलवाए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी ही शुड स्टेप अप। अब इट्स टाइम फॉर हिम टू प्रूव कि हाँ वो पैसा लेके आए थे, अभी ज़रा बाहर निकलें और पैसा लेके आए। जो उन्होंने क्लेम किया था, इट्स टाइम फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ कि आपने ये पैसा लेके आए थे, इमरान खान तो एरोगेंट था, तो अब दोबारा पैसा लेके आए ना, अभी तो मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत है पैसे की। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा, ये तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खुद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से खुद जिक्र किया हुआ है कि इमरान खान तो बड़ा एरोगेंट था, मैं जाके हर डील करवाता था, वरना इसको तो कोई जानता नहीं था। मैं हैरान हूँ कि जिस बंदे ने चंदे के जोर पे 3 अस्पताल बना लिए, 2 यूनिवर्सिटियाँ बना दी, लोग उसको जो चाहे उसको, इतना बड़ा ज़कात, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि एक अब्दुल सत्तार ईदी को बहुत चंदा मिलता था और एक इमरान खान को बहुत मिलता है। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है पूरी दुनिया में। मगर आर्मी चीफ कहते हैं कि नहीं, वो करके देते थे। तो आई थिंक एज आई सेड कि इट्स टाइम फॉर हिम टू प्रूव, वो दोबारा स्टेप अप करें फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। वो ज़रा चंदा लेके आएँ, लोगों से डील करवाएं और इस पाकिस्तान को बचाएं, और इस हुकूमत जो इम्पोर्टेड है इसको भी ज़रा बचाएं। जाते जाते बस आर्मी चीफ को एक अपना पर्सनल मैसेज ये दूंगा कि सर, जब आप रिटायर होंगे, ये सलूट लगना जब बंद होंगे, देन यू विल कम बैक टू द रियलिटी ऑफ द लाइफ। फॉर द टाइम, यस, एंजॉय इट। और हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, हम आवाज़ों के एक नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।